और आज हमारे स्पेशल शो द म्यूचुअल फंडर्स में है नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी। हम बात करने जा रहे हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड श्री निमिष शाह से। सर वेलकम टू जी बिजनेस, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो what are the factors that lead ICICI Prudential Mutual Fund को एक नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ लेके जाते हुए आप कैसा आपको महसूस हो रहा है, और what are the factors आप if you are going to highlight on that? See, this is a very simple business as when I look at ये business क्या है, लोगों का विश्वास है, right? If people believe in you right. and people can trust you, then लोग वो अपने साथ निवेश करेंगे. So I think it is only a reflection that people have trusted us and they have got good experience with us. कि अगर past experience अच्छा है right. तो आदमी हमने ये देखा है कि पहले छोटा अमाउंट आता है, जब वो अमाउंट में उसका एप्रिसिएशन अच्छा होता है तो वही फोलियो में रिलेशनशिप बढ़ती जाती है. तो हमने बरसों से देखा है दैट इन्वेस्टर को अगर एक्सपीरियंस अच्छा होता है फंड के साथ, सो हमारे फंड्स अच्छे किए हैं, इन्वेस्टर ने उसमें से वेल्थ बनाया है. जब मैं एक मेरा फंड देखता हूँ, हमने 2008 में एक फोकस ब्लू चिप फंड खोला था राइट. तो उसने बेंचमार्क से 8% ज़्यादा दिया है ओवर द ईयर्स. सो हमारा काम क्या है, हमारा काम है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देना. अगर हम बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देते हैं तो लोग हमारे साथ और निवेश करेंगे. बिल्कुल. और हम बेंचमार्क को अगर बीट नहीं करेंगे तो यूएस में जैसा हो रहा है हमारा साइज कम होते जाएगा. तो साइज इज अ फैक्टर ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे आपने कहा कि साइज इट डज मैटर, और यहाँ पे एक परफॉर्मेंस के लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है. बट वो कौन से मैक्रो कॉल्स आपने जो लिए हैं एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को ये लेवल तक लेके आने के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, यू नो, कॉज यू आर द नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी? सी, फंड मैनेजमेंट में क्या है, या तो टॉप डाउन आप सोचते हो या बॉटम अप सोचते हो. हमारी कंपनी में एक अच्छा हम कर पाए हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप. कुछ जो सीनियर लोग हैं वो ज्यादा टॉप डाउन सोचते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स बॉटम अप से स्टॉक पिकिंग करते हैं. तो बोथ का मिक्स अच्छा होना चाहिए. तो हमारे जो टॉप डाउन कॉल्स रहे हैं लाइक व्हेन टू इन्वेस्ट इन से, कभी हमने जब हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया की बहुत हाई थी तो हमने लोगों को बोला या तो आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो हम लेके आए थे. हमने एक यूएस ब्लू चिप फंड लॉन्च किया था. या तो हमने तभी और एक किया था कि हमने सारे एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज में डालना शुरू कर दिया था. फार्मा में बहुत मुनाफा हुआ उसके बाद, क्योंकि अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट हाई थी. तो जो भी कंपनी है जिनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है वो कंपनीज से इन्वेस्ट करने में फायदा. शिपिंग में इन्वेस्ट कर दिया, फार्मा में इन्वेस्ट कर दिया. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कीजिए. जब ही हमको दिखता था कि मिड कैप्स बहुत सस्ती थी, जब अक्टूबर 2013 में आपके चैनल पे भी आता था, मैं कहता था कि मिड कैप्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रही है. मिड कैप का पीई रेशियोज वाज मच लोअर देन लार्ज कैप का पीई रेशियोज. तो हमने एक वैल्यू का कॉल दिया था कि देयर इज वैल्यू अवेलेबल इन द मार्केट, और हम वैल्यू सीरीज लेके आए थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू 1, वैल्यू 2. अभी 3 साल हो गए उसको, और 3 साल में लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है. उनका रिटर्न जो उनको मिला है वो फंड्स में वैल्यू 1, वैल्यू 2 सब में 25-27% तक का CAGR उनको मिला है 3 साल में. अभी when you give back that money to people, will they not be happy and reinvest? Of course they will reinvest it with you. That is what is sure. सर अगर हम आपके फंड्स की अगर हम बात करें तो हमने काफी इंटरेक्ट किया भी हुआ है, और इनफैक्ट आपके लास्ट इंटरेक्शन में आपने बैफ का नाम, जो एक आपका जो फंड है उसका आपने रिकमेंड किया था, एंड इट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस. उसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है? सी, बैफ हमने हमेशा बोला है 1 साल से, मैं जब से इनफैक्ट अक्टूबर 2014 से हम लगातार बोल रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कीजिए. क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमने देखा था कि मार्केट हाई हो गया है, राइट. मार्केट थोड़ा हाई हो गया था. मई 2014 में नई गवर्नमेंट आ गई, इमीडिएटली मार्केट बढ़ गया था. राइट. और जैसे मार्केट बढ़ जाता है, जब मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, तभी हम इमीडिएटली शिफ्ट करते हैं. हम लोगों को बोलते हैं बैफ में डाल. बैफ क्या करता है कि जब मार्केट हाई होता है तब पैसे आते हैं, पर पैसे आते हैं तो वो पूरा इन्वेस्ट नहीं करता है. वो it allocates between equity and debt on a continuous basis. Sure. So as the market becomes expensive, it goes into debt, and when the markets become cheap, it gets into equity. तो जब मार्केट 28-30 हजार था पहले, तभी उसने वो परसेंटेज ऑफ डेट इंक्रीज इन द पोर्टफोलियो, एंड इक्विटी कम हो जाता. तो जब धीरे धीरे गिर के मार्केट जब 23 हजार पे आ गया था, तभी वो 80% इन्वेस्ट हो गया था इक्विटी में.
अभी वापस धीरे 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 जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, अभी वो 60% के नीचे है जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। तो इक्विटी और डेट में, महंगे मार्केट में वो इक्विटी बेच देता है, सस्ते मार्केट में वो इक्विटी खरीद लेता है। तो हमको, अगर आप वॉलेटिलिटी में बिलीव करते हो तो आपको इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में ही डालना चाहिए, विच डज डायनामिक एसेट एलोकेशन, और उसको हम बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन एज अ स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से आपके इन्वेस्टर्स को ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन के, जो इक्विटी एलोकेशन कम ज्यादा करता रहता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ द मार्केट। ये तो आपने बैफ के बारे में हमें एक्सप्लेन किया, बट आपका एक लार्ज कैप फंड भी है दैट इज आल्सो आउट परफॉर्मिंग, तो उसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है? ये फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप की बात कर रहा है जी। ये फंड एक्सट्रीमली वेल डिसिप्लिन्ड है, राइट, और रिस्क रिलेटिवली कम लेता है, क्योंकि वो फंड क्या करता है, जैसे निफ्टी का एसेट, निफ्टी का इंडस्ट्री एलोकेशन है निफ्टी के अंदर के 30%, 25%, 26% उसका बैंकिंग में होगा, तो वो भी उसी तरह से एलोकेशन करता है वेरियस सेक्टर्स में। सो जैसा निफ्टी का एलोकेशन है तकरीबन उसके बहुत नजदीक है उसका एलोकेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो इट डज नॉट टेक दैट मच ऑफ इंडस्ट्री एलोकेशन, इट डज स्टॉक पिकिंग विद इन दैट सेक्टर टू मेक मनी। तो इसलिए उसकी रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहती है। तो जो कॉमन मैन फर्स्ट टाइम इक्विटी फंड्स में आ रहा है उसको हम हमेशा एडवोकेट करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम इक्विटी में आता है तो लार्ज कैप में आ जा, और लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप में आ जा। सो वैसा हमारा मानना है। श्योर, मूविंग ऑन, अगर हम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की अगर हम बात करें तो ब्रेक्सिट का जो इवेंट था इट्स ऑलरेडी ओवर, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो यूके के ऊपर बहुत ज्यादा है, और यहां से लेकर यूरोपियन यूनियन पर भी उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। एशियन इकोनॉमीज को आप कितना इम्यून मानते हैं इससे, और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया पर से क्या इंपैक्ट ब्रेक्सिट का रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? See, India, there are two parts to India. One is the real world of India, जो हमारी रियल दुनिया है। कानपुर में, नागपुर में, कोटायम में, आसाम में कंजम्पशन कुछ चेंज होता है, वो हमको देखना है। रियल इंडिया का इम्पैक्ट क्या है, और दूसरा फाइनेंशियल इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है। मुझे लगता है रियल दुनिया जो हमारी है इंडिया की, जो ग्रास रूट लेवल पे है, उससे ब्रेक्सिट होना नहीं होना कुछ ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। आई डोंट थिंक इंडिया को, हमारी कंपनीज जो है उनका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है हमको, तो हमको ये देखना है हमारी कंपनीज की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज आवर एक्सपोर्ट्स आर रिलेटिवली इन आवर कंपनीज लोकल कंजम्पशन लेड कंपनीज है हमारी, राइट। सो एक्सपोर्ट ऐसे भी कम है, उसके अंदर यूरोप का एक्सपोर्ट भी रिलेटिवली कम है, राइट। सो कितना इफेक्ट करेगा मेरी कंपनी को, मुझे नहीं लगता है हमारे कॉर्पोरेट सिनेरियो को इतना फर्क पड़ता है ब्रेक्सिट होने से ना होने से। नाउ दूसरा क्या है कि सो द रियल वर्ल्ड आई डोंट थिंक इज गोइंग टू इम्पैक्टेड, रियल वर्ल्ड इज गोइंग टू इम्पैक्टेड। हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, और हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे कंपनीज का ईपीएस बढ़ेगा। श्योर, सो दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। But there is a financial world beyond the real world, which is completely integrated. So I would say the real world is not that integrated as the financial world is impact. So Western world में कोई भी फर्क आता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया का फाइनेंशियल वर्ल्ड में आता है। Sure. Right? So if there is a problem in the West, that impact will come on India also somewhere. So volatility today with what is happening is coming from outside. We import volatility. Right nowadays the volatility has been imported from outside because India के सारे indicators ठीक चल रहे हैं। हमारा मैक्रो फाइनेंशियल्स ठीक है, हमारा बारिश ठीक है, हमारा कॉर्पोरेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। फेड हाइक का भी जो एक फियर था वो भी एक फेड आउट होते हुए दिख रहा है अभी यहाँ पे। दैट इज द वॉलेटिलिटी कमिंग आउट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। नाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ब्रेक्सिट हुआ है, देखो एक मैं समझाना चाहता हूँ, ब्रेक्सिट होने से तकरीबन इंटरेस्ट रेट्स, एक बहुत फियर बड़ा मार्केट का बाहर से था कि अगर यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो फॉरेनर्स अपने वहां इन्वेस्ट करेंगे या ना करेंगे। ब्रेक्सिट होने से क्या हुआ है कि फॉरेनर्स को तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाने वाले हैं। अगर उधर 0% इंटरेस्ट रेट में पैसा अवेलेबल है, उनका ऑल्टरनेटिव क्या है, दे डोंट गेट एनी इंटरेस्ट रेट इफ दे इन्वेस्ट इन द लोकल बॉन्ड मार्केट। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ओवर देयर एट 0%, विल दे टेक मनी एट 0% एंड पुट इट इन इमर्जिंग मार्केट्स और नॉट? Superb. So that is the story behind the flows which are coming in India. So Brexit से इंडिया का अच्छा ही हो गया अभी फॉर द शॉर्ट टर्म। ब्रेक्सिट होने से लोग बहुत श्योर हो गए कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जा रहे, तो वो लोग और पैसा इमर्जिंग मार्केट में डाल रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट का कुछ एलोकेशन हमको भी आ जाता है। सो सारे दुनिया के मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। सो नियर टर्म थ्रेट क्या इंडियन मार्केट्स को? नियर टर्म थ्रेट
आज इतने दिख नहीं रहे। Sure. इसलिए मार्केट भी बुलिश है, क्योंकि पहले जो मैं अगर 3 महीने पहले आप मुझे पूछता था, मैं बोलता था कि बारिश का एक बारिश कैसी होगी, तो बारिश भी अच्छी लग रही है। Phenomenal monsoon we have seen so far. जीएसटी होते हुए दिख रहा है लोगों को, right? So now let's see the political uncertainty, how it plays out. Whether GST will have more of a sentimental impact immediately on the Indian markets. Sure. So GST is something where the whole market and the whole world is looking at now. फ्लोस पे अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पर से फ्लोस कितने इंप्रूव हैं? बिकॉज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने तो अपना पावर दिखाई दिया है। इनफैक्ट ब्रेक्सिट का जो इवेंट है वहां से लेकर वी हैव सीन अ सर्टेन राइज इन इंडियन मार्केट्स, और यहाँ पे लेके फॉरेन फ्लोस भी ठीक ठाक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी ये बरकरार रहेगा? See, one is to understand where the foreign flows are coming from. हम एक homogeneous foreign flow नहीं है, right? There are various market. There is Japan, there is Europe, there is US. तो क्या हो रहा है? US में लोग केवल एक emerging market allocation करते हैं, right? वो there are two kinds of funds that invest in India. One is emerging market funds, one is India only funds. Right. US से क्या होता है? सारा पैसा emerging market funds में जाता है। राइट सो अभी तक यूएस में हम लोग ने काफी कोशिश करने के बाद भी हम यूएस इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाए कि इंडिया ओनली फंड्स में डालिए आप। Right. वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग केवल इमर्जिंग मार्केट फंड्स में डालते हैं। चाइना हैज बीन एबल टू डू इट। वो लोग चाइना ओनली फंड्स में डालते हैं, पर इंडिया का पैसा यूएस से जो आता है वो इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, और इमर्जिंग मार्केट से वो लोग 8 to 10% इंडिया में हायर करते हैं। तो उसमें वो लोग ओवरवेट है। पर मुझे लगता है ये कंटिन्यूस काम जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल में एक दिन आएगा जब यूएस के इन्वेस्टर्स भी इंडिया ओनली, जैसे चाइना ओनली फंड्स में कर रहे हैं, वो लोग इंडिया ओनली फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। ऑफशोर फंड which is only and only for India. Yes, that is happening in Europe. यूरोप से जो पैसे आते हैं वो इमर्जिंग मार्केट में भी आते हैं, वो कंट्री स्पेसिफिक इंडिया ओनली फंड्स में भी आते हैं यूरोप से। सो वो यूएस से भी होगा, तो एक दिन होगा। कब होगा मैं राह देख रहा हूं उसकी। श्योर। अगर हम इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द नियर टर्म ट्रिगर्स फॉर इंडियन मार्केट्स? कॉज हमने ब्रेक्सिट के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन मार्केट्स, एंड कौन कौन से ट्रिगर्स हैं? कॉज वी हैव रिजन फ्रॉम अ प्री ब्रेक्सिट और पोस्ट ब्रेक्सिट लेवल से लेकर हम आज एक ऐसे लेवल पे हैं क्योंकि हम 1 year हायर ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स को एक एक्स डायरेक्शन तक लेके जाने के लिए कौन कौन से ट्रिगर्स हैं दैट विल हेल्प, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन डिरेल द बिग एक्सपेक्टेशंस? सी अभी ट्रिगर्स वो सब मैं नहीं देख रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव ही दिख रहे हैं अभी तक तो जो है वो, राइट? जो भी हमने सोचा था कैन बी ए इशू वो सब रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। सो मोर देन ट्रिगर्स नाउ इज द रियलिटी. Now is the not already the market is at a very good PE. Right. So now one is not looking at triggers, one is looking at reality. One is not looking at sentiments, one is looking at reality. One is not looking at flows coming from outside or within the country. One is looking at reality is growth in EPS. Okay. So it has become a beautiful stock pickers market, but one has to be very careful that when one is investing in mid caps, ऐसा ना हो कि हम बहुत महंगे शेयर ले लें, महंगी दाम पे ले लें। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा चल गई है तो इट वुड बी प्रूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम दोज कंपनीज, क्योंकि अगर पीई रेशियोज बहुत हाई हो गए हैं तो फिर उतना अर्निंग पोटेंशियल बचता नहीं।